नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सीनियर नेता भी पहुंचे। खड़गे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पीसीसी प्रतिनिधियों से मिले। खड़गे ने कहा कि मेरे बहाने गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि विधायकों की चोरी करने वाली भाजपा को नहीं पता कि संविधान क्या है। कांग्रेस पार्टी इस बार अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूं। ये इसलिए लड़ रहा हूं, पहली बात तो यह है कि गांधी परिवार से इस चुनाव में वो उतरना नहीं चाहते और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इस चुनाव में हमारे परिवार से कोई सदस्य चुनाव में हो, अध्यक्ष पद के लिए हो, हम आएंगे नहीं। उस वक्त बहुत से लोग, हम सबकी इच्छा थी कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में तो हो सकता है पार्लियामेंट में हम कमजोर हुए होंगे, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा सीट हमको मिली। लेकिन राज्यों के चुनाव में हमने 6-7 स्टेट में लोगों ने हमको बहुमत दिया, लेकिन हमारे एमएलए की चोरी बहुत हो गई। उठाकर लेके गए, उनको डराया गया और एक स्टेट में, हर स्टेट में वो बीजेपी का कब्जा जमाने की कोशिश की और उसमें वो यशस्वी हो गए। और मैं चुनाव में अब आने के बाद तो पहला तो मेरा एक काम होगा कि जिस जगह अपने वैकेंसीज है उसको फिलअप करना और एक कलेक्टिव लीडरशिप में चलेगी। कलेक्टिव लीडर मीन्स सबके साथ लेके हमको विश्वास में लेके हम आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 4 दिन पहले ही ये बोल दिया था कि वे अपने गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि भव्य बिश्नोई की मदद के लिए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह वहां पर गए हैं और यह भी उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में दुष्यंत चौटाला जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। साथियों से मिले भी हैं और आगामी चाहे वो कॉरपोरेशन के हो, चाहे वो जिला परिषद के हो, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर जाकर संगठन की ताकत बढ़ाई जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में रही, आज साथियों ने मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया और ताकत देने का काम किया है। आदमपुर उपचुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने धुरंधरों को उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है। यहां पर कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। सबसे पहले जानिए आदमपुर के उपचुनावी दंगल में कौन कौन है मैदान में। उपचुनाव में ताल ठोकने वाले उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश, बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, आप उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह। बीजेपी के आदमपुर से उपचुनाव के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने नामांकन भरा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई के साथ कई नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि गठबंधन में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत गठबंधन की ही होगी। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि उपचुनाव में जेजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। आज से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, तो हम निभाएंगे। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद कोई और बात पेंडिंग पड़ती है? भव्य के लिए ये चुनाव काफी चुनौती वाला है। हालांकि भजनलाल परिवार के लिए ये सीट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। भव्य बिश्नोई 2019 में हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार का सामना कर चुके हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से यहां चुनावी मैदान में जयप्रकाश को उतारा गया है। जयप्रकाश राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कई बार अपना परचम फहरा चुके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कलायत से लड़ा था, लेकिन उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसी सरकार है जिनका नीतिगत गठबंधन नहीं होता है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, हारा होता है। रिश्तों में खटास है, क्योंकि एक चुनाव के टाइम में एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इनको करो यमुना पार, स्वार्थ में बन गए दोनों यार, तो ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। सत्येंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए विकास के दावे कर रही है। प्रत्येक दल का कहना है कि अगर उनका उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव में जीत गया तो आदमपुर में विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन यहां के विकास पर एक बार आप भी नजर डालिए। आदमपुर में उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। उसको लेकर के सभी दल यहां पर विकास का बड़ा बड़ा दावा करेंगे। विकास कितना आदमपुर के लिए जरूरी है और अब तक कितना विकास हुआ है, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम नागरिक अस्पताल आदमपुर के सामने खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ सीवरेज व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों की हालात है। यहाँ से खुद उपायुक्त इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। और साथ में मैं बता दूं कि ये आदमपुर की मेन सड़क है जो नागरिक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से गुजरती है। इसके साथ मैं एक बार कहूंगा कि सीवरेज दिखाया जाए, किस प्रकार से लीकेज सीवरेज यहाँ बुदबुदार पानी सड़क पर बिखेर रहा है और आने जाने वालों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। यहाँ से चाहे बीजेपी की बात की जाए, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई विकास की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह और उनके नेता विकास की बात करेंगे, कांग्रेस के नेता और उनके उम्मीदवार यहाँ से विकास की बात करेंगे, इनेलो पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विकास बात करेंगे। लेकिन विकास कब होगा
क्योंकि जब से हरियाणा बना है तब से विकास की बातें ही होती हैं। हर बार चुनाव आता है, इस बार उपचुनाव भी आया है, तो उसके बाद क्या आदमपुर की जनता को यहाँ पर कभी विकास होगा या सिर्फ विकास के दावे और विकास का नाम ही सुनने को दिखाई देगा। अब आप बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे हैं आदमपुर के क्या हालात हैं। आदमपुर को लेकर के 3 नवंबर को चुनाव होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। विधायक यहां से चाहे कोई भी बने, लेकिन आदमपुर की जनता विकास चाहती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने सोनीपत की मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर कहा कि कंपनी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि आपके नेता और कार्यकर्ता रंगे हुए गीदड़ हैं, जिनका रंग अब उतरने लगा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो 3 ड्रग्स WHO ने मेंशन किए हैं, उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में। उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई, उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन की थी, उसमें काफी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। उनको मद्दे रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। जो आम पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, ये रंगे हुए गीदड़ हैं और धीरे धीरे इनका रंग उतरता जा रहा है, इनकी असलियत सामने आ रही है। नहीं, मैं यूपी का हूं, ठीक है, जहां से तुम्हारी वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि हर विभाग की ओर से क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर नियुक्त किए गए हैं और ये नोडल अधिकारी उस परियोजना के लिए एकल संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं जींद में पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों के लिए डीसी मनोज कुमार ने बड़ी चेतावनी दी है। डीसी ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने खेतों में पराली जलाई तो नामांकन में दिक्कत हो सकती है और उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो सकता है। डीसी ने कहा कि पराली जलाने वाले उम्मीदवार को सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है। जींद जिले में 300 सरपंच और 3455 पंच बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि जिले में 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव होने हैं। 2 नवंबर को ही दोनों पदों का परिणाम घोषित किया जाएगा। जींद जिले में डीसी ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार पराली जलाता है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है और उसके नामांकन में अड़चनें भी आ सकती हैं। डीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई उम्मीदवार पराली जलाता है तो सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से भी उसे वंचित किया जा सकता है। आपको बता दें कि जींद में 300 सरपंच और 3455 पंच बनाए जाएंगे और 2 नवंबर को वोटिंग होगी पंचायत चुनाव के लिए और 2 नवंबर को ही नतीजे आएंगे। टोटल जिले में 882 बूथ बनाए गए। जिले में 149 संवेदनशील बूथ हैं। जिले में 224 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं।
ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। 14 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक करवाए जाएंगे नामांकन। जींद में 300 सरपंच और 3455 पंच बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि जींद में पंचायत चुनाव को लेकर डीसी ने उम्मीदवारों को चेताया है और कहा है कि अगर वो पराली जलाते हुए पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी में दिक्कतें आ सकती हैं। वही खबर सोनीपत से है, जहां पहलवान सागर हत्याकांड मामले में दिल्ली रोहिणी कोर्ट में हुई सुनवाई में सुशील पहलवान समेत 17 पर हत्या का मामला तय हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई 2021 को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, जिसमें कि पहलवान सुशील कुमार समेत 21 पहलवानों पर हत्या का आरोप लगा था। साथ ही आपको बता दें कि हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील मामले में जेल की सजा काट रहा है, तो वहीं पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। नम आंखों से सागर की मां ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमने उम्मीद है पूरी कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा और इनको फांसी की सजा मिलेगी। भाई साहब, ये आप जैसे प्रेस की मेहरबानी है जो इस केस को यहाँ तक लाया, हाईलाइट रखा। ना तो इसने बीच में मेरे पर भी प्रेशर बनाया था, भाई पैसे वाली पार्टी है, मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े वकील खड़े कर रखे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ने ठीक कराया है। इसको आरोप तय हो गए हैं। थोड़ी लड़ाई की उम्मीद है। कहाँ भाई, लड़ाई हमारी ठीक चल रही है। आगे देखते हैं गवाह भी ठीक है, ज्यादा प्रेशर में ना आए गवाह तो इसको अंजाम तक पहुँचा दें। क्योंकि भी न्यायपालिका पर उम्मीद है कि भी आरोप तय हुए हैं तो आगे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका को विश्वास है सख्त से सख्त सजा मिलेगी सुशील कुमार को। आज सुनवाई हुई जिस पर आरोप तय हुए हैं कि भी इस केस में ये 302 और वो में इन पर आरोप तय हुए हैं कि वह इन्होंने किया है। अब इन पे देखो गवाही होंगी, क्या सजा होगी। वहीं नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में जगदीप दूहन को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि जगदीप दूहन हरियाणा भवन में ही उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थी, जिनका सोमवार को दिल की गति रुकने से निधन हो गया था। हरियाणा भवन में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें हरियाणा सीएम के मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी शामिल हुए। अमित आर्य ने जगदीप दूहन को श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने जगदीप दूहन को याद करते हुए कहा कि वे बेहद कर्मठ और कार्यदक्ष अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि दूहन के रूप में हरियाणा सरकार ने एक बेहद कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और उन्होंने एक नजदीकी मित्र खो दिया है। वे हर काम में खुद को करने में ही भरोसा रखते थे। हर खबर की तरफ से चैनल हेड रवि बिरला, इनपुट हेड रोशन मिश्रा और दिल्ली से संवाददाता प्रेमराज भी शोक सभा में शामिल हुए और जगदीप दूहन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने जगदीप दूहन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया। वहीं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की ताकत देने की भी प्रार्थना की। दूहन साहब का जाना खल गया बहुत ज्यादा, और ये आदमी जाते जाते हम सबको कितनी बड़ी प्रेरणा देके गया। ये आदमी जीवन हो तो ऐसा हो कि जाओ तो जब वैसे तो निश्चित है, सब चीजें तय हैं। जितेंद्र भाई ने जैसा कहा कि हम सबका आना और जाना, वो सांसें, वो तमाम सारी चीजें, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब तो कठपुतलियां हैं। वहीं
वहीं प्रदेश में त्योहार के सीजन को लेकर सीएम फ्लाइंग टीम एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम फ्लाइंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अंबाला और घरौंडा में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खोया की फैक्ट्रियों पर छापा मारा और अंबाला में टीम ने रिफाइंड से नकली खोया बनाने वालों पर नकेल कसी, तो वहीं दूसरी तरफ घरौंडा में नकली रसगुल्ले बनाने वालों पर भी कार्रवाई की। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के नखडोला गांव में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों के दौरान बारूद में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम मानेसर में चल रहा था, जहां बुधवार की दोपहर को धमाका हो गया। जिस घर में अवैध फैक्ट्री बनाई गई थी, ब्लास्ट के कारण उस घर की छत के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में बैठे लोग बुरी तरीके से सहम गए। कुछ घरों में दरारें भी आ गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। इन सभी को इलाज के लिए दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में 12 साल की एक बच्ची भी शामिल है। गनीमत यह रही कि इस धमाके के कारण घर में रखे 2 घरेलू सिलेंडर बच गए। यदि ये भी धमाके की चपेट में आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। भाई धमाके की वजह इसके चाय पानी बना रहे थे और ये ब्याह शादी में पटाखे वगैरह जैसे अपना मजदूरी करता था, लाकर बेचना, ब्याह शादी में चलाना, गरीब परिवार से, हरिजन परिवार से, और अपना काम चलाता था। ठीक है, बड़ा परिवार था अपने जैसे भी। अब अचानक गैस की वजह से फटी या कैसे फटी, धमाके के बाद सब पड़ोसी एकदम आए और बचाओ। ये तकरीबन 3:30 बजे की बात है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ऊपर सो रहा था, एकदम जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे कि पूरे घर गिर गए और पूरा धुआं हो गया। जिससे कि मैं अपने बच्चों को लेके बाहर तरफ फैमिली से दौड़ा। 10-15 मिनट ये समझ नहीं क्या करे, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे ऐसा लगा भूकंप आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके जो फैमिली सदस्य 4 या 5 जो बताए जा रहे हैं, वो कुछ नाजुक हालत में है। उनके शरीर पे जो खाल है वो भी हट गई बिल्कुल तरीके से। एक्चुअली आज ये 3:30 बजे के करीब घटना है और ये नखडोला गांव की घटना है। यहाँ पे एक परिवार था जो शादी ब्याहों में बम का चलाने का काम करता था, और अब शादी के तरीके उसमें इन्होंने नॉर्मल बम भी इस्तेमाल कर, जो शादियों में दिवाली पे इस्तेमाल होते हैं, वो भी रखे हुए थे। और कुछ ऐसा हुआ कि एकदम ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घरों में ऐसा लगा कि उनके घर में खुद ब्लास्ट हो रहा। इतना जबरदस्त ब्लास्ट था। इसमें 3 छतें गिरी हैं, इनके 3 कमरे हैं। सबसे बड़ा जो सेफ ये रहा है कि इनके 2 सिलेंडर रखे हुए किचन में, बड़े वाले सिलेंडर हैं और दोनों सेफ हैं। इस घर में 3 कमरे हैं, उनकी छत उड़ी हुई है। तो मौका घटनास्थल हमने देखा, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखे हुए हैं और ब्लास्ट जो हुआ है यहाँ पे छत पूरी तरह उड़ गई है। 6 आदमी घायल हैं, जिनको हमारी सूचना के अनुसार दिल्ली रेफर कर दिया गया है। यही हमारे सामने आई अभी तक। कोई सिलेंडर वगैरह कोई फटा नहीं ऐसे लगता है, क्योंकि 2 सिलेंडर भी सुरक्षित रखे हुए हैं। ये यहाँ पे एक पटाखा। वहीं भिवानी के धनाना गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब ठेकेदारों ने 20 वर्ष के युवा हैंडबॉल खिलाड़ी की पीट कर हत्या कर दी। जब युवा अपने दोस्तों के साथ शराब के ठेके पर जाकर पार्टी दे रहा था, तभी ठेकेदारों ने कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में युवक के 3 दोस्तों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे छोटे भाई थे रवि सन ऑफिसर, उसका 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को जन्मदिन था, और वहाँ आपस में 2-4 दोस्त पार्टी कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत शराब कम पड़ गई, वहाँ शराब लेने के लिए ठेके पर गए। वहां पर जाते ही उन्होंने ठेकेदार के पास फोन करके ठेका खुलवाया है। ठेके की चाबी लेके हमारे गांव का ही बंदा चाबी लेके आया है, और उधर जाते ही उन्होंने तुरंत फोन करके 4-5 बंदे को अपने ठेके की गाड़ी से जो बस स्टैंड के पास ठेका छोटा उधर आए और इनके साथ हाथापाई की। थाना का मामला है,
दिनांक 7 और 8 की रात को इनका कोई शराब लेने को झगड़ा हुआ था। रवि नाम के लड़के चोटें लगी थी और वो चोटें लगने बाद कदम हॉस्पिटल में दाखिल जेर इलाज रहा। तो हमारे पास रुका, आने बाद हम वहाँ बयान लेने के लिए गए थे। उसका भाई था, वो बोला जी हमने अभी कोई बयान नहीं देने, हमारे भाई का शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह ना होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।